नमस्कार, चालू करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक, क्या पढ़ना है? डबल कॉलम कैश बुक। अब डबल कॉलम कैश बुक जब भी अपन पढ़ते हैं बेटा, ये जो पहला आपको दिख रहा होगा कैश इन हैंड 80,000, कैश एट बैंक 50,000, तो ये बेसिकली इसको बोलते हैं अपन ओपनिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं बेटा? ओपनिंग बैलेंस। कभी भी याद रखना, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में रहेगा, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में रहेगा, लायबिलिटी और कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में रहेगा। कहां रहेगा? क्रेडिट में रहेगा। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या रहता है सर? इतने के साथ आपने शुरुआत किया है। क्या किया है? शुरुआत किया है। यानी इतना शुरुआत में आपके पास कैश था, साल के शुरुआत में इतना कैश था और इतना बैंक में पैसा था। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बोल के लिखते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन। साल के शुरुआत में फिर कुछ पैसा आएगा, कुछ पैसा जाएगा, लास्ट में कुछ बचेगा। जो बचेगा उसको अपन बोलते हैं बैलेंस कैरी डाउन। क्या बोलते हैं? बैलेंस कैरी डाउन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ओपनिंग बैलेंस को क्या बोलेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस को क्या बोलेंगे? बैलेंस कैरी डाउन। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस को क्या बोलेंगे बेटा? वेरी गुड। ओपनिंग बैलेंस को बोलेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्लोजिंग बैलेंस क्या कहलाएगा? क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा बैलेंस कैरिंग डाउन। ठीक है ना? याद रखने के लिए याद रखना, साल के शुरुआत में बीडी, अब बाद में बढ़ गए तो सिगरेट। करना नहीं है, बस याद रखने के लिए, है ना? तो पहले क्या है? बैलेंस बीडी, फिर बैलेंस सीडी। डन? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं, चलिए इसको बनाने की। बनता बहुत ही इजी तरीके से, मैंने यहां लिख दिया डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, वाउचर नंबर नहीं डाला है। डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो कैश बैंक का कॉलम, दो कॉलम, क्योंकि डबल कॉलम है तो कैश और बैंक दोनों का कॉलम आएगा। डन? चलिए बनाना चालू करते हैं। पहला कैश इन हैंड कैश एट बैंक, इसको जनरली तौर पे अपन बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। और ओपनिंग एंट्री होते सही थी, मैंने जैसे अभी बताया, क्या बोलेंगे इसको? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मैं यहां लिख दूंगा टू बैलेंस, क्या लिखेंगे बेटा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहला नंबर का इस तरफ आ जाएगा। और भैया कहां कहां बोला है सर? कैश में भी बोला है और बैंक में भी बोला है, तो मैं दोनों में लिख दूंगा। कैश में कितना आएगा? 80,000। जितना कैश में बोला है वो कैश में लिख दो, जितना बैंक में बोला है वो बैंक में लिख दो। कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। उसके बाद आते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन पे। क्या बोला है? परचेज गुड्स इन कैश। परचेज गुड्स इन कैश। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री देखूं तो क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होगी इसकी जर्नल एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ऑलरेडी कैश कॉलम है तो कैश कॉलम को हटा दो, क्या बचा? परचेज। तो बाय परचेज, तो इस तरफ लिखेंगे सेकेंड बाय परचेज। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बाय परचेज अकाउंट पूरा लिख देंगे। चलिए कितना सर? 5,000। कहां पे? कैश में, तो मैं यहां लिख दूंगा 5,000। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समझ में आ रहा है? ओके, अगला बात करते हैं नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अमाउंट थ्रू चेक ₹8,000। मैंने गुड्स बेचा और मुझे पैसे जो मिले वो किस में मिले बेटा? चेक में मिले। किस में मिले? चेक में। एंट्री क्या बननी चाहिए सर? एंट्री बननी चाहिए चेक में मिला है, तो मैं तो चेक इन हैंड लिखता हूं, बट आगे कहीं बोला नहीं है कि वो जमा हो रहा है, तो इसका मतलब यहीं पे जमा हो गया है, तो मैं लिखूंगा बैंक। क्या लिखेंगे? बैंक। टू, क्योंकि मैंने गुड्स बेचा है तो क्या लिखते हैं? टू सेल्स। तो इसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डन? बैंक कॉलम ऑलरेडी है कि नहीं है सर? है, तो बैंक को हटा दो। क्या बचा? टू सेल्स। तो थर्ड नंबर पे आएगा टू सेल्स। और अमाउंट कितना आएगा बेटा? 8,000। कितना आएगा? 8,000। किस में आएगा? बैंक में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समझ में आ रहा है सब अच्छे से? कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो आपको पहले पूछना है बेटा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक की? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने याद करो शुरुआत में ही बोला था, अगर ऐसा होगा जहां पे बैंक भी आ रहा है, बैंक भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। क्योंकि बैंक और कैश दोनों आ रहा है और देखो दोनों कॉलम प्रेजेंट है, तो बैंक बोल के इसमें ना, इस सिनेरियो में दोनों की ही एंट्री होगी। कितनी? दोनों की ही एंट्री होगी। बैंक बोल के एंट्री होगी कैश में, कैश बोल के एंट्री होगी बैंक में। क्रॉस एंट्री बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं? क्रॉस एंट्री। तो यहां 2,000 यहां पे, 2,000 यहां पे। तो अब देखिए सर इसको क्या करेंगे? ये किस तरफ है? डेबिट, तो ये किस तरफ आएगा? क्रेडिट। या तो मैंने बोला था ना टू का टू में डालो, बाय वाला बाय में डालो, है ना? तो चलो यहां पे लिख देते हैं। थर्ड है ना ये? नहीं, ये थर्ड था, फोर्थ है। तो फोर्थ में अपन लिखेंगे बाय बैंक। क्या लिखेंगे बेटा? बाय बैंक।
और ये कॉन्ट्रा एंट्री है, जैसे कि अपन पहले बता चुके हैं। कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए लेजर फोलियो में सी करके एक कॉलम बना देते, सी करके एक लेटर डाल देते हैं। डन। ये डिनोट करता है कि एक कॉन्ट्रा एंट्री है जिसमें बैंक बोल के कैश में लिखेंगे और कैश बोलकर बैंक में लिखा जाएगा। तो बाय बैंक बोल के अपन कितना लिखेंगे बेटा? 2000 कैश कॉलम में। समझ में आया? बैंक बोलकर कैश में और टू कैश बोलकर किस तरफ लिखा जाएगा? बैंक में। और एक चीज अपन भूल रहे, याद करिए, कॉन्ट्रा एंट्री है तो क्या करेंगे? सी बना देते हैं। कोई प्रॉब्लम? सर ये एंट्री कब होगी? जब भी डेबिट और क्रेडिट में बैंक और कैश रहेंगे, डेबिट और क्रेडिट में एक दूसरे के अगेंस्ट में जब बैंक और कैश रहेंगे तभी एंट्री होगी, वरना नहीं होगी। समझ में आ गया? क्लियर है पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जैसे अपन चलते हैं, अगला क्या है? विथड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक ₹3000। विथड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक ₹3000। क्या होना चाहिए इसकी एंट्री? वेरी गुड, कैश डेबिट टू बैंक। कितना आएगा सर? कितना निकाला है? 3000। तो मैं यहां लिख दिया 3000, यहां भी आ गया 3000। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समझ में आ रहा है अच्छे से? अब बताइए मैं क्या करूं? फिर से कॉन्ट्रा एंट्री वाली सिचुएशन है कि नहीं है? सर बिल्कुल, क्योंकि डेबिट में कैश है, क्रेडिट में बैंक है। तो चलिए आइए लिख लेते हैं। क्या आएगा? क्या लिखूं? बाय कैश। वेरी गुड। पांचवा तो यहां लिख दिए बाय कैश। क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री है सर? है तो क्या लिखेंगे? सी लिख देंगे। कितना आएगा? 3000। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओ सॉरी सर, कैश बोल के अपन बैंक में लिखेंगे। बिल्कुल सही बोला, 3000। कोई प्रॉब्लम नहीं। और बैंक बोलकर कहां लिखेंगे? तो मैं यहां लिख दूं, क्या लिखेंगे? टू बैंक। लेजर फोलियो में और कैश में। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक अगर डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग फटाफट। पक्का? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला? विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अरे आपने पैसा निकाला, बैंक से निकाला, बट पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो इसकी एंट्री क्या रहती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स डेबिट टू बैंक। हाँ कि ना? कितना आएगा? 5000। 5000 5000। अब एक बात बताओ, बैंक है कि नहीं? कॉलम में बैंक देखो, बैंक है बिल्कुल, तो इसको हटा दूं। बचा क्या? ड्रॉइंग्स। तो क्या बोल के लिखूंगा? बाय ड्रॉइंग्स। कितना? 5000। किस तरफ आएगा? बैंक के कॉलम में। किसमें आएगा? बैंक के कॉलम में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? अच्छे से देखिए और बताइए, कोई भी अभी दिक्कत तो नहीं आ रही है? पक्का ना? चलिए नेक्स्ट 7th पॉइंट, पेड सैलरी 5000 थ्रू चेक। मैंने सैलरी दी है थ्रू चेक, तो भाई एंट्री क्या बनना चाहिए? सैलरी, क्योंकि खर्चा है तो डेबिट में आएगा सैलरी टू बैंक, क्योंकि मैंने चेक के थ्रू दिया ना तो बैंक लिखूंगा। कितना दिया मैंने सैलरी? सर अगेन 5000 दे दिया सैलरी के तौर पर, तो बैंक कॉलम ऑलरेडी है, बैंक हटा दो। अब ये करना नहीं है आपके लिए, बट ट्रिक के लिए बता रहा हूं ऐसा कि जर्नल से आपको कनेक्ट कर रहा हूं। आप ये बिना जाने भी ये काम कर सकते हैं, है ना? अगर आपको पता है कि क्या एंट्री होगी, आप डायरेक्ट वो लिख दो, क्योंकि कैश और बैंक अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिखते वाला कंसेप्ट याद है ना? बस वो याद रखना। तो क्या बोल के लिखेंगे? बाय सैलरी। बाय सैलरी किस में जाएगा? किस में जाएगा? बैंक में। चलिए क्लियर आ रहा है? क्लियर आ रहा है? नेक्स्ट क्या है? क्या बोला है? सोल्ड गुड्स 8000 एंड रिसीव्ड हाफ ऑफ द अमाउंट इन कैश एंड हाफ बाय चेक। यानी आधा पैसा मेरे को किस में मिला? कैश में, और आधा पैसा किस में मिला? चेक में। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करूंगा तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा? कैश डेबिट करेंगे, बैंक डेबिट करेंगे और टू करेंगे सेल्स, क्योंकि आधा पैसा कैश में, आधा पैसा चेक में, और वो चेक आगे कोई डिटेल नहीं दिया है तो मैं जान लूंगा कि वो पैसा जमा हो गया। तो यहां कितना आएगा? 4000। यहां कितना आएगा? 4000। और यहां आएगा 8000। कोई प्रॉब्लम? डन। अब इसके बाद बस मेरे को उसकी एंट्री करनी। क्या ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है? पहले तो ये बताओ, कॉन्ट्रा एंट्री है? सर कैश और बैंक तो दोनों आ रहा है, पर क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? तो बोला गया नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा डेबिट और क्रेडिट में आना चाहिए कैश और बैंक,
तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ये नॉर्मल एंट्री रहेगी। सर कैश और बैंक को हटा दो, ये एक्चुअली दो एंट्री से मिलकर बना, अगर बोला जाए तो। क्या एंट्री है ये? पहली एंट्री देखा जाए तो क्या रहेगा, कैश टू सेल्स 4000 4000, और दूसरी एंट्री क्या रहेगी, बैंक टू सेल्स कितना 4000 4000। कोई दिक्कत? तो अब अगर ये दो एंट्री है तो मैं तो इजीली पोस्ट कर सकता हूं ना सर, यहां क्या लिखूंगा, 8वां पॉइंट रहेगा, क्या रहेगा, टू सेल्स। कोई दिक्कत? एक बार मैंने लिख दिया पहले टू सेल्स क्योंकि कैश कट गया, तो टू सेल्स बोल के कहां जाएगा, कैश में कितना 4000। और आप ध्यान दो बैंक वाला भी है, कट गया क्योंकि बैंक तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना कॉलम, क्या बोल के टू सेल्स बोल के 4000 बैंक में। कोई दिक्कत तो नहीं है? हालांकि आप चाहो तो दो बार लिख सकते हो टू सेल्स, पर टाइम वेस्ट करने से बेटर है ना एक में दोनों लिख दो ना यार, खत्म कहानी। क्लियर आया? अब आप एक बात ध्यान दोगे, बिल्कुल जो कैश बुक का अपन पढ़े थे कि डेबिट का मतलब पैसा आएगा और क्रेडिट का मतलब पैसा जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इनटू बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउटसाइड बिजनेस, सेम रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे क्योंकि एसेट अकाउंट है। अभी आप देखो टू सेल्स पैसा आएगा जाएगा, आएगा। कैश पैसा आ रहा है, बैंक पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, टू सेल्स पैसा आ रहा है, परचेज पैसा जा रहा है, बैंक पैसा जा रहा है, कैश पैसा जा रहा है, ड्रॉइंग्स पैसा जा रहा है, सैलरी में पैसा जा रहा है। तो जितना आता वो डेबिट, जितना जाता वो क्रेडिट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया है। अब बस हमको एक चीज कैलकुलेट करनी रहती है और वो है क्लोजिंग बैलेंस। क्या कैलकुलेट करना रहता है सर? क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या है? क्लोजिंग बैलेंस का मतलब है, अब सिंपल बात मेरी ये मानना कि भाई अगर शुरुआत में कुछ पैसे थे, कुछ आए कुछ गए, तो कुछ बचे भी तो होंगे, कुछ बचे भी तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते? सर अगर दोनों साइड इक्वल आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मान लो कुछ बचे हुए हैं तो उसको दिखाना जरूरी है कि नहीं? तो उसको क्या बोल के दिखाएंगे सर? उसको अपन लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। बट पहले करो एक मिनट, पहले करेंगे अपन टोटल। क्या करेंगे बेटा? टोटल। डन। अब दोनों तरफ देखो, पहले कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है? इधर 83 और 87। यहां आपको लग रहा है 87 लायक है? नहीं, तो ये साइड बड़ा है, ये साइड बड़ा है, तो मैं दोनों तरफ वही लिख देता हूं 87,000 87,000। क्योंकि अपन डुअल एस्पेक्ट पढ़े, डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है? डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट, पढ़े ना अपन? तो देखो कर दिया मैंने इक्वल। अब इक्वल करने के लिए कुछ अमाउंट यहां लिखना पड़ेगा, अभी अपन निकालेंगे, वही बैलेंसिंग फिगर रहेगा। क्या रहेगा? बैलेंसिंग फिगर। चलिए इसको देखते हैं। 58 60 64, तो मैंने यहां लिख दिया 64,000। सर यहां कितना आ रहा है? 538, और ये तो कम जा रहा है। इसका मतलब यहां भी जो बड़ा साइड रहेगा वो दोनों तरफ लिख दो, जो भी बड़ा साइड रहेगा, जो भी बड़ा अमाउंट रहेगा वो आप दोनों तरफ लिख दीजिए। समझ में आ गया? अब मेरे को पता है भाई इन लोग को प्लस करो तो ये आ रहा है क्या? प्लस करो तो आ रहा है? नहीं, तो मेरे को इतना बनाना पड़ेगा, यानी कुछ और अमाउंट यहां ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल, ये अमाउंट माइनस कर दो ये दो, तो आ जाएगा ये अमाउंट माइनस कर दो ये, तो आ जाएगा ये। समझ में आया कि नहीं? तो क्या बोल के लिखेंगे? बाय, साल के एंड के अमाउंट को क्या बोलते हैं? कैरीड डाउन। तो मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और ये रहेगा आपका बैलेंसिंग फिगर। क्या रहेगा बेटा? बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब रहता है यही यूज हो रहा है बताने के लिए कि इतना बचा है, इतना बचा है। क्लियर? चलो भाई बताओ तो मेरे को कितना आएगा? ये 80,000। डन। ये कितना आएगा? 51,000। कोई प्रॉब्लम? 8 5 13 3, ठीक। डन। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है क्या इतने में? रूल अगेन सेम है, डेबिट में आएगा, क्रेडिट में जाएगा। ये एक ऐसी बुक रहती है, कैश बुक एक ऐसी बुक रहती है जो कैश अकाउंट के जैसे अभी काम करता है। किसके जैसे? कैश अकाउंट। कैश बुक एक ऐसी बुक है। तो अपन सिंगल और डबल दोनों देख लिए। कोई भी दिक्कत है तो इस पर पूछ लीजिए। डन। समझ में आ गया है? अच्छा, अगर मान लो मेरे को बताना अगर ये एंट्री होती तो क्या करता मैं? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री सुनो, क्या मैंने बोला? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो एंट्री क्या होती है बेटा? है ना? कैश डिस्काउंट
टू सेल्स। अब बताओ क्या होगी? कैश टू सेल्स डिस्काउंट टू सेल्स, ये दो एंट्री हो जाती, ये एक्चुअली कंपाउंड एंट्री है, तो दो एंट्री बन जाती, कैश टू सेल्स और डिस्काउंट टू सेल्स, हाँ कि ना, दो एंट्री बन जाती। अब मेरे को बात बताओ, पहले में कैश है कि नहीं है? सर है, कैश है तो क्या बोल के लिखता? टू सेल्स बोल के लिख देता। ढंग, समझ में आया? दूसरे में कैश है, बैंक है क्या? तो इसकी होती नो एंट्री। क्यों होती नो एंट्री? ना उसमें कैश है ना उसमें बैंक है, तो ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, तो मैं कैश बुक में नहीं लिखूंगा। सर तो ये वाली एंट्री किधर जाएगी? ये वाली एंट्री जाती है, याद करो, जर्नल प्रॉपर। जिसका कोई नहीं उसका जर्नल प्रॉपर पढ़े थे ना, बस वही वाली बात है, देख लीजिए, समझ में आ गया? चालू करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक अपन आज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डबल कॉलम कैश बुक विद ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या रहता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब रहता है एक बिजनेसमैन करंट अकाउंट चलाता है। क्या, कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट चलाता है। करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी रहती है कि अगर आप चाहो कभी कभार तो आप ज्यादा पैसे भी निकाल सकते हो, यानी किसी को पे करने के वास्ते। जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में बैलेंस हमेशा अच्छा ही रहता था, पर एक बार मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए था, मैंने गलती से किसी को 1,05,000 रुपए का चेक दे दिया। अब नॉर्मली अगर सेविंग अकाउंट रहता तो यहाँ पे बाउंस हो जाता। क्या हो जाता? बाउंस हो जाता। बट जैसे ही वो चेक बैंक वालों के पास आया, बैंक वालों ने देखा कि अरे यार इसका तो ट्रांजेक्शन काफी अच्छा है, कोई नहीं, एक काम करते हैं, इसके चेक को ऑनर कर देते हैं, इसके अकाउंट को -5,000 में डाल देते। कितना डाल देते? -5,000 में। तो इसी को कहा जाता है बेटा ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ये सिर्फ करंट अकाउंट में मिलता है। कहां मिलता है? करंट अकाउंट। यानी शॉर्ट टर्म लोन आपको दे दिया गया, किसके द्वारा? बैंक के द्वारा, कि भैया रख यार 5,000 का तो शॉर्ट टर्म लोन रख, जब अगली बार तेरा पैसा आएगा उस पर पैसा कट जाएगा। सर इस पे इंटरेस्ट लगता है कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। अगर लोन के रूप में दिया जा रहा है तो इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। अब ओवरड्राफ्ट याद रखना बेटा, ओवरड्राफ्ट एक टाइप का शॉर्ट टर्म लोन है, तो एक लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी। कोई भी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो किस तरफ होता है? क्रेडिट में। क्योंकि सर मैंने आप लोगों को बताया था, याद करो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। याद है कि नहीं? अपन एसेट के बारे में बात क्या किए थे? ये डेबिट बैलेंस रहता है और ये दोनों का क्या रहता है? क्रेडिट। तो ये जो मैंने बोला ना, ये बेटा जनरली तौर पे मैंने जो बोला वो ओपनिंग बैलेंस के लिए बोला। किसके लिए बोला? ओपनिंग के लिए। ओपनिंग बैलेंस इनका कहां कहां रहेगा? एसेट का रहेगा डेबिट में, कैपिटल लायबिलिटी का कहां रहेगा? क्रेडिट में। कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी देखिए यहां पे अगर अपन देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस, ये साइड क्या कहलाएगा? डेबिट। ये साइड क्या कहलाएगा? क्रेडिट। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? डबल कॉलम कैश बुक आपको बनानी है। कैश बुक बनाने से मतलब क्या रहता है सर? क्यों बनाया जाता है? बेसिकली ये देखा जाता है बेटा कैश बुक बनाकर कि मैं कितने के साथ चालू किया था, कितना मेरे पास आया, कितना गया और कितना बचा है। यहां पे अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको एक चीज नहीं पता कि साल के एंड में आपके पास कितना बचा है। ये जो दिया ना सर, ये साल के शुरुआत का बैलेंस दिया। साल का शुरुआत बोले तो या तो 1 जनवरी या तो 1 अप्रैल का क्या दिया है बेटा? बैलेंस दिया है। समझ में आ गया? बैलेंस का मतलब, अब देखो एक बिजनेस क्या होता है, बिजनेस ना साल बाय साल चलते रहता है। 2019 में चला, फिर 2020, 2021, 2022 ऐसे चलते रहेगा। जो पिछले साल का क्लोजिंग रहता है वही इस साल का ओपनिंग बनता है। क्या बनता है? जो पिछले साल का क्लोजिंग वो इस साल का ओपनिंग। अगर नहीं समझ में आया तो एक बात समझना, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को मान लीजिए आपने फटाके वगैरह लेके आए कि फोड़ेंगे यार, हैप्पी न्यू ईयर, डन। अब एक बात बताइए, आपने 10,000 के फटाके लाए थे जिसमें आपने 5,000 के फोड़ दिए, तो बताओ बचा कितना? सर 5,000 बचा हुआ है। कब बचा सर? 31 तारीख को। 31 तारीख साल का एंड। नया साल कब लगा? 1 जनवरी। 1 जनवरी में भी कितना बचा होगा? यही तो बचा होगा ना, चेंज हो गया क्या? नहीं। तो पिछले साल का जो क्लोजिंग रहता है ना, बचा हुआ रहता है, वही नए साल का क्या बनता है? ओपनिंग। अपन ओपनिंग बैलेंस को बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस को बोलते हैं बैलेंस कैरी डाउन। क्या बोलते हैं? बैलेंस। ये पूरा का पूरा अकाउंट या पूरा का पूरा बुक जो बनता है वो सिर्फ एक ही सिनेरियो बनता है और वो है उसकी जर्नल एंट्री। जर्नल जैसे रहेगा उस हिसाब से उसकी पोस्टिंग करते जानी है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए इन दोनों को कहते हैं अपन ओपनिंग एंट्री। क्या बोलते हैं बेटा? ओपनिंग एंट्री। तो अब अपन इसको देख लेते हैं। कैश इन हैंड 1 लाख, कैश एट बैंक कितना? 50,000। डन। ये कौन सा बैलेंस है? ओवरड्राफ्ट। क्या होता है? एक लायबिलिटी। लायबिलिटी का बैलेंस कहां होता है? याद रहेगा। तो भाई ओपनिंग बैलेंस को क्या बोल के लिखते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 यहां लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 यहां लिखेंगे, क्योंकि डेट नहीं दी है। अगर डेट दी रहती तो डेट लिखते। समझ में आ रहा है? चलिए तो सबसे पहला लिखते हैं कैश इन हैंड। क्या बोल के लिखेंगे बेटा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप लोग पूरा लिखना, बैलेंस में शॉर्ट में लिखा हूं, जगह की कमी। कितना आएगा बेटा? 1 लाख। कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक समझ में आ रहा है? आपने लिख दिया कैश इन हैंड। अगला क्या आएगा? कैश एट बैंक। क्या बोल के लिखूंगा? अगेन बाय बैलेंस और आएगा ब्रॉट डाउन।
क्योंकि अभी मैंने बताया डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट देख लो, यहां पे भी है वहां पे भी क्लियर है। कितना आएगा बेटा 50,000, किससे रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड, तो कहां आएगा बेटा बैंक में ही आएगा। बोलो क्लियर है क्या। क्रेडिट में अगर बैलेंस आता है ओपनिंग बैलेंस तो इसी को ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अरे भाई आपने रवि से गुड्स खरीदे, इसकी जर्नल एंट्री अगर देखोगे तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि's अकाउंट। क्या होगी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। ना इसमें कैश आया ना इसमें कैश गया, तो इसकी होगी नो एंट्री। क्या होगी, नो एंट्री, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ या कैश आएगा या चेक आएगा या पैसा जाएगा या बैंक से पैसा जाएगा तो ही लिखना है, वरना नहीं लिखना। यानी बैंक से पैसा लेन देन हो रहा है और कैश में लेन देन हो रहा है तो ही रिकॉर्ड करेंगे, वरना रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ना कैश ना बैंक किसी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगला डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। अगर आप ध्यान दोगे तो इसकी एंट्री होती है, एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अपन लेजर में पढ़े थे बेटा कि जिस बारे में, जिसका अकाउंट, अपनी बुक पे अपना नाम नहीं लिखते, ऐसे करके बताया था मैंने। तो जिस चीज के बारे में एंट्री हो रही है उसको छुपाओ दूसरे का, पर यहां पे तो दोनों ही कॉलम है, कैश और बैंक दोनों है। तो सर इसको कैसे रिकॉर्ड करें बेटा, इसको रिकॉर्ड करने का बहुत सिंपल तरीका और वो है कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब रहता है क्रॉस एंट्री, यानी कैश लिख के बैंक में, बैंक लिख के कैश में अमाउंट लिख देते हैं। देखो सर यहां क्या लिखा है, बैंक, तो बाय बैंक बोल के लिखेंगे। पॉइंट नंबर कौन सा है, थर्ड, तो अपन लिख दिए, क्या बोल के लिखेंगे बेटा, बाय बैंक। पर बैंक बोल के अमाउंट कहां लिखेंगे, कैश में। कितना अमाउंट है, 10,000, तो मैं लिख दूंगा यहां कितना बेटा, 10,000। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहां क्या बोल के लिखेंगे बेटा, टू कैश, जैसे कि आप देख रहे हैं टू कैश। कितना आएगा अमाउंट, 10,000, पर इस बार कहां लिखेंगे, बैंक में, क्योंकि कैश बोल के बैंक में, बैंक बोल के कैश में। यहां तक समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 3 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे क्या बोलता है, रिसीव चेक फ्रॉम रवि 4,500 अगेंस्ट रुपीज 5,000। यानी रवि भाई साहब इधर देखिए, परचेज किए थे अपन, अरे अपन परचेज किया और उसी से चेक ले लिए, वाह बढ़िया। पेड चेक टू रवि कर लो, इसको पेड चेक टू रवि कर लो, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, पेड चेक टू रवि। ठीक है, अपन ने क्या किया, रवि को चेक दिया। रवि को चेक कितने का दिया, 5,000 के बदले 4,500 रुपए का चेक दिया है। यहां तक बात समझ में आई। सर इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, अगर अपन इसकी एंट्री करें तो एंट्री क्या होनी चाहिए, तो एंट्री होती है, अगर कायदे से देखा जाए इसकी एंट्री बनती, रवि सबसे पहला, टू बैंक और टू डिस्काउंट। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहां पे रवि को पैसा दे रहे हैं ना, तो डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, डन, डिस्काउंट रिसीव्ड। भैया रवि का कितने का खाता था, 5,000, अपन ने कितना दिया, 4,500, तो डिस्काउंट कितने का मिला। अब इसकी एंट्री करनी है। जब भी ऐसे की एंट्री करनी है, मैंने बोला जब भी कंपाउंड एंट्री होगा तो आप क्या करो, एंट्री को बांट दो, तोड़ दो। अगर एंट्री तोड़ दो खुद पता चल जाएगा। हालांकि अभी अभी मुंह जबानी भी अपन कर सकते हैं कि दो एंट्री क्या बनेगी। सर पहली एंट्री इसकी बनेगी रवि टू बैंक, पहली एंट्री क्या बनेगी, रवि टू बैंक। जो कॉमन रहता है ना उसको दोनों में रख देना। कॉमन इसमें क्या है, रवि, तो रवि दोनों में आएगा। बाकी जो है उसको ऐसी स्प्लिट कर दो, जैसे इसमें रवि कॉमन है ना, तो दो एंट्री क्या बनेगी, इधर देखो, पहली एंट्री बनेगी रवि और यहां भी आएगा क्या, रवि, डन। दोनों में जो कॉमन है लिख दिया मैंने। अब अनकॉमन चीज क्या है, बैंक और डिस्काउंट, हाँ कि ना, तो मैंने यहां लिखा टू बैंक और क्या लिखा, टू डिस्काउंट रिसीव, डन। अब सर अमाउंट लिखना है, अमाउंट कितना कितना लिखें बेटा, बहुत सिंपल है। बैंक जो अनकॉमन वाला है ना उसी के सामने अमाउंट लिखना। अनकॉमन वाला क्या था सर, बैंक 4,500 था, तो इधर भी कितना आएगा, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, तो कितना आएगा 4,500। डिस्काउंट कितना था 500 रुपए, तो इसमें भी कितना आएगा 500। वेरीफाई करने के लिए ये भी देख लेना कि रवि में एट द एंड मिलाकर कितना होना चाहिए, 5,000, और हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रवि का 4,500, 500 मिला कितना हो रहा है 5,000। क्लियर हुआ, तो इससे आपका चेक भी हो गया। अब आप मेरे को बता सकते हो कौन सी एंट्री इसमें जानी चाहिए। क्या ये एंट्री जाएगी, क्यों, कैश और बैंक यहां पे दोनों हैं, इसलिए वाली एंट्री यहां बैंक वाली एंट्री है। यहां पे ना कैश ना बैंक किसी से भी डील नहीं हुआ है, यहां पे हुआ है, तो मैं क्या बोल के लिखूंगा, बाय। चौथा पॉइंट है ना अपना, क्या बोल के लिखेंगे,
बाय रवि। क्या बोल के लिखेंगे? बाय रवि। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर क्यों लिखे बाय रवि? क्योंकि बेटा बैंक वाली यही एंट्री है, बैंक को छुपा देते, अपनी बुक पे अपना नाम नहीं लिखते, तो जो बचा सिर्फ उसी की एंट्री होती। कितना आएगा? 4500। किस तरफ आएगा बेटा? बैंक में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहीं कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट अगले पे आते हैं। अगला क्या बोला है बेटा? विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक ₹4500। हमने क्या किया? कैश निकाल लिया। कहां से बेटा? बैंक से। कहां से निकाल लिया? बैंक से। अब मेरे को बताइए इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट कितना है? कितना है बोलो? 5000। 5000। अच्छा मेरे को अब एक बात बताओ सर, यहां तो कैश और बैंक फिर दोनों आ गया। जब भी कैश और बैंक एक दूसरे के ऑपोजिट में है उसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं? अगर कॉन्ट्रा एंट्री हुआ तो मैंने अभी बताया था ना, कैश बोल के बैंक में, बैंक बोल के, तो अभी पहले किस चीज की एंट्री करूंगा? ऊपर क्या है? बाय कैश। तो बाय वाला बाय में ही रहेगा। कौन सा पॉइंट है ये? 5th पॉइंट है। तो चलिए यहां लिख देते हैं बाय कैश। और अमाउंट कितना आएगा बेटा? 5000। किस तरफ आएगा? बैंक में। और यहां क्या लिखेंगे? टू बैंक। और अमाउंट आएगा कैश में। कितना? समझ गए? कहीं कोई प्रॉब्लम? हाँ लिखते ना, लिखते ना। पहले ये बात बताइए, क्लियर है? कहीं कोई डाउट नहीं? अब जहां जहां कॉन्ट्रा एंट्री हुई है, भाई यहां पे हुई थी, यहां पे सी, कॉन्ट्रा एंट्री यहां पे हुई है सी, कॉन्ट्रा एंट्री यहां पे हुई थी सी, यहां पे हुई थी सी। तो जहां जहां कॉन्ट्रा एंट्री रहती है उसके सामने सी लगा देते हैं। वो लास्ट में भी लगा सकते हो, शुरुआत में करते करते भी लगा सकते हो, आपकी मन मर्जी। क्लियर है? कॉन्ट्रा एंट्री जिस जिस ट्रांजैक्शन में हुई है वहां आप सी लगा दीजिए। डन? तभी पता चलेगा कि वो कॉन्ट्रा एंट्री है जिसमें दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुए हैं, डेबिट भी रिकॉर्ड हुआ है, क्रेडिट भी रिकॉर्ड हुआ है। क्यों सर? आप अभी पुरानी एंट्री देखे सिर्फ एक ही चीज रिकॉर्ड करते हैं ना, दूसरा तो ऑलरेडी ये दिया हुआ है। बट कॉन्ट्रा एंट्री में दोनों रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए आपको स्पेसिफाई करना जरूरी है कि इस दिन, इस डेट पे, इस जगह कॉन्ट्रा एंट्री हुई है। समझ में आया? अब देखो जैसे मैंने तीसरे नंबर पे लिखा कॉन्ट्रा एंट्री है, तो तीसरे पे आपको पता चल रहा है ना कि ये कॉन्ट्रा एंट्री वाला ट्रांजैक्शन है। यहां मैंने किस पे लिखा? 5वें नंबर पे लिखा, तो 5वें नंबर पे पता चल रहा है ना यार कि कॉन्ट्रा एंट्री वाला हिसाब किताब था। डन? क्लियर आया? और बेटा याद रखना, कॉन्ट्रा एंट्री सिर्फ तब होता है जब कैश और बैंक एक दूसरे के अपोजिट में है, डेबिट या क्रेडिट में। अगर दोनों एक तरफ एक साथ है ना तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं। जैसे मैंने बोला कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि, क्या इसमें कॉन्ट्रा एंट्री हो सकती है? सर नहीं। क्यों नहीं होगी? दोनों अपोजिट में नहीं है। तो सर मैं क्या बोल के लिखूंगा? मैं बस बोलूंगा टू रवि और कैश में भी लिख दूंगा, बैंक में भी लिख दूंगा। उल्टा नहीं करूंगा, कैश बोल के बैंक में, बैंक बोल के, ऐसा नहीं होगा। टू रवि लिखूंगा और बाकी कैश और बैंक। दो एंट्री तोड़ के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। उस एंट्री को ब्रेक करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्या लिखना चाहिए। डन? आगे बढ़े। आगे क्या बोलता है बेटा? पेड सैलरी ₹10,000 इन कैश। 10,000 में आपने सैलरी पे की है, तो भैया क्या होनी चाहिए एंट्री? बताओ। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट आना चाहिए? 10,000 और ये भी 10,000। अच्छा आप मेरे को इधर देखो, ध्यान से बताना कि भाई सैलरी जा रही है कैश में, तो कैश बुक बना रहे हैं, तो कैश वाले चीज को क्या करेंगे? छुपा देंगे। बचा क्या? सैलरी। जो डेबिट में रहता है वो कहां लिखाता है? क्रेडिट में। पर बाय का बाय और टू का टू वैसे ही रहता है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? बाय सैलरी। क्लियर है? आप देखो यहां पे वो कहां पे था? डेबिट में था, और यहां किधर आ गया? क्रेडिट में। पर ये बाय वाले की जगह रहती है, टू वाले की जगह है। अगर टू में कुछ रहता तो यहां लिखूंगा, बाय में मतलब ऊपर तरफ कुछ रहेगा तो यहां लिखूंगा। क्लियर है? समझ में आ गया? कौन सा ट्रांजैक्शन नंबर था ये? 6। अमाउंट किस में जाएगा? कैश में कि बैंक में? कैश में। कितना जाएगा? 10,000। कहीं कोई प्रॉब्लम? अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? परचेज फर्नीचर इन कैश ₹5,000। मैंने 5,000 में क्या खरीदा? फर्नीचर। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कहीं कोई दिक्कत? कितना आएगा? 5,000 और 5,000। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब मेरे को एक बात बताइए, कैश तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, छुपा दें उसको? छुपा दिए। बचा क्या? बाय फर्नीचर।
कैश का ऑलरेडी कॉलम है ना, इसलिए कैश को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर। और अमाउंट किस में आएगा, कैश में, कितना, 5000। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 7वां ट्रांजैक्शन इसी के साथ कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अपन ने पढ़ा है बेटा डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल। क्या होने चाहिए, इक्वल। पढ़े ना, क्या यहाँ इक्वल आ रहा है, यहां आ रहा है 1,05,000 आ रहा है कि नहीं कैश का, यहां पे कैश का कितना आ रहा है, 5, 10, 25,000 आ रहा है। तो बोलो क्या मैच हो रहा है क्या, सर नहीं हो रहा है मैच, तो मेरे को मैच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं पता है, टोटल कर देता हूं। क्या करते हैं, टोटल। दोनों तरफ को अपन कर दिए टोटल। जो बड़ा साइड रहेगा, जो भी बड़ा दोनों में, वहां पे लिखेंगे। सिर्फ सबसे पहले कैश को देखो, कैश में कौन सा साइड बड़ा है, सर ये साइड बड़ा है, तो मैं यहां लिख दिया 1,05,000। तो यहां भी कितना आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम, जो साइड बड़ा रहेगा उसको दोनों तरफ लिख देने का, डन। अब ये देखो भैया यहां कितने की कमी पड़ रही है, कितने से कमी पड़ रही है, 80,000 से। तो यही बन जाएगा इसका बैलेंस, जिसको अपन बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो क्या बोल के लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। क्या बोलते हैं बेटा, बैलेंसिंग फिगर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आया। कितने का आएगा यहाँ, 80,000। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अगला, अब दोनों साइड में बताओ कौन सा बड़ा, सर ये साइड बड़ा है। कितना आ रहा है, 59,500 यही आ रहा है सर। तो यहां भी कितना आएगा, 59,500। अब एक बात बताओ, क्या यहां हो रहा है क्या 59,500, सर नहीं हो रहा है। तो यहां पे बैलेंस आएगा हाँ कि ना, आएगा ना। क्या बोल के लिखेंगे बैलेंस को, 2। ये साइड 2 वाला रहता है, 2 बैलेंस। बहुत सही, कैरी डाउन, क्योंकि साल के एंड का बैलेंस है, साल के एंड का बैलेंस है। कितना, 49,500। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो सर अब इससे पता चलता है, जब मैंने बिजनेस चालू किया था तब मेरे पास 1 लाख था और ओवरड्राफ्ट में था 50,000। ओवरड्राफ्ट में कितना था, अब मेरे पास कैश में बचा है 80,000 और ओवरड्राफ्ट में कितना बचा है, 49,500 अभी भी बचा हुआ है। डन। इससे ये पता चलता है। कहीं कोई डाउट, पक्का समझ में आया। हमेशा क्लोजिंग अपोजिट में ही आता है ज्यादातर। कहां आता है, अपोजिट में ही आता है ज्यादातर। समझ में आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम थी, क्लियर एकदम, ठीक।